नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा। आज जो वीडियो हमारी रहने वाली है वो रहने वाली है फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम का। इसमें आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या चीज़ें जो एग्ज़ाम में आनी हैं और उसमें हमें तैयारी कैसे करनी है। बैंकिंग अवेयरनेस की जो न्यूज़ रहती हैं डेली, वीकली या मंथली, उसमें से हमें किस चीज़ को कलेक्ट करना है, क्या तैयारी करनी है, तो यही सारा आज के वीडियो में होने वाला है। तो आइए बिना ज़्यादा समय लिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस, जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट के बारे में कि हमें कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑफ लास्ट 6 मंथ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लास्ट ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने भी लास्ट ईयर सेकेंड टाइम ये एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें जो फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन थे उसमें आप ये मान के चलें कि 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 40, अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस जो थे वो करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से थे। तो करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इसमें क्या क्या है? इसमें आपकी बैंकिंग से रिलेटेड लास्ट 6 मंथ की कंप्लीट न्यूज़, इकोनॉमी और फाइनेंशियल जो भी एस्पेक्ट हैं उनसे रिलेटेड पिछले 6 महीने की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। हालांकि इसकी मंथली पीडीएफ भी आती हैं, जो जिनके साथ में आप प्रिपेयर करेंगे वो पीडीएफ्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं आपको नाम भी उनके बता दूंगा कि आपको किन किन पीडीएफ से प्रिपरेशन करनी है। लेकिन उसमें कुछ जो पीडीएफ्स हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस की, वो इतनी लेंदी हैं कि आप उससे अगर तैयारी करेंगे तो चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको सेलेक्टिव पीडीएफ्स बताऊंगा जिनमें बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की कंप्लीट न्यूज़ आपको मिलेंगी, जो कि लास्ट 1 मंथ में होगा। इसके अलावा भी आपको डेली बेसिस पे इस टॉपिक की प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि वो सबसे बेस्ट तरीका है इस चीज़ का तैयारी करने के लिए। रीज़न बता दूं मैं आपको, क्योंकि जब आप मंथली पीडीएफ्स को पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें जिन्होंने वो प्रिपेयर की होती हैं, क्योंकि वो भी हम और आप जैसे लोग ही प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें जो वो प्रिपेयर करते हैं उसमें हो सकता है कोई टॉपिक छूट जाए या कोई टॉपिक उन्हें ना इम्पोर्टेंट ना लगे तो वो उसे कवर ना करें उसमें। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए या उस चीज़ को कवर करने के लिए हम डेली बेसिस पे अपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करेंगे लास्ट 6 मंथ की। अब लास्ट 6 मंथ का भी इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि लास्ट 6 मंथ कब होंगे। तो हर बार नॉर्मली जो है एग्ज़ाम वो सितंबर में या तो सेकेंड लास्ट वीक या लास्ट वीक संडे को होता है। तो अगर हम सितंबर का मान लें इसको, तो सितंबर की तो आपको प्रिपरेशन करनी ही करनी है लास्ट डे तक, जिस दिन तक आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। सितंबर को छोड़ के उसके पिछले जो 6 महीने हैं, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 6 महीनों की प्रिपरेशन आपको करनी है करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो मार्च की पीडीएफ्स जो मैंने कुछ चेक की हैं वो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा, और तब तक आप अपने डेली बेसिस की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ चेक करना स्टार्ट कर दीजिए अपने लेवल पे। इसके लिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट वेबसाइट ज़रूर बताऊंगा, जिससे कि आपको इसकी डेली बेसिस प्रिपरेशन करने में
मदद होगी। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा रहेगा स्टैटिक बैंकिंग। स्टैटिक बैंकिंग में वो न्यूज़ होती हैं जो कि फिक्स हैं एक तरह से। उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट होता है या कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं तो वो इसमें ज़रूर इंक्लूड होते हैं, लेकिन बेसिक बेसिक ये चीज़ें आपकी फिक्स हैं, परमानेंट हैं, और उसी के बारे में आपको इसमें तैयारी करनी है। तो सबसे जो पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को हम सभी लोग जानते हैं कि बैंक ऑफ बैंक्स कहा जाता है, यानी सभी बैंकों का बैंक, और इवन ये गवर्नमेंट का भी बैंक होता है। तो इसके बारे में पढ़ना और इसके फंक्शंस को समझना ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट से ले सकते हैं। इसके फंक्शंस के बारे में भी आपको वहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि क्या क्या फंक्शंस हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के। बाकी मैं इसकी स्टैटिक बैंकिंग की 2 से 3 जो अच्छी पीडीएफ्स हैं जिनके साथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, वो मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उनके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। आज तो नहीं होगा, लेकिन मैं इसका लिंक आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूं मैं। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स डिसाइडेड बाय द आरबीआई। ये आरबीआई की जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जिसके मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा डिसाइड होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स क्या होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स जो हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सॉरी, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, ये सारे जो रेशियोज़ हैं ये बाई मंथली इनकी मीटिंग होती हैं। उसमें ये डिसाइड करते हैं एमपीसी कमेटी में, और उसके बाद में ये रेट्स आते हैं। तो ये रेट्स भी आपको अपडेट रहना है। लास्ट 6 मंथ में जो भी कट होगा या इंक्रीज होगा, इसको आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करना है। इसके बाद में एक और फंक्शन जो कि प्रिंटिंग एंड मिंटिंग ऑफ करेंसीज इन इंडिया, जो कि बेसिकली आरबीआई से ही जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट का भी कॉन्सेंट इसमें रहता है। इस पे आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये जो लास्ट ईयर पेपर था उसमें इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। को ये भी बताता चलूँगा कि किस किस से क्या क्वेश्चन था। आरबीआई और इसके फंक्शन से रिलेटेड लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चन थे। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट आ जाता है आपका इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एंड बजट टर्म्स। ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जो हमारी बजट की टर्म्स हैं, इकोनॉमिक टर्म्स हैं और फाइनेंशियल टर्म्स हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग ये टर्म्स एग्ज़ाम में आती हैं, और इन टर्म्स के बारे में आपको चेक भी करते रहना होगा कि जैसे फिस्कल पॉलिसी है तो क्या होती है फिस्कल पॉलिसी, डिक्लेयर क्या किया इस बार गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी में, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट, तो हमारे इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन रिस्क क्या है, हमारे टैक्सेस क्या हैं। जैसे अभी जीएसटी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, तो जीएसटी पे अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और बन रहे हैं। तो ये इनके बारे में, बजट में क्या क्या डिक्लेरेशन गवर्नमेंट ने किए हैं, इस फाइनेंशियल ईयर का बजट क्या था, उस बजट में किस सेक्शन को कितना बजट एलोकेट हुआ है, उसको कितना अमाउंट मिला है, वो सभी चीज़ें आपको इसमें प्रिपेयर करनी होंगी। तो वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, बजट की भी पीडीएफ आपको, ताकि आपको इजी हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, शेड्यूल बैंक, अदर टाइप ऑफ बैंक्स, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक।
तो ये जो एक्ट है जिसके थ्रू बैंकिंग गवर्न होती है, ये है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसके बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना होगा। शेड्यूल बैंक्स कितने हैं, शेड्यूल बैंक में प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों ही बैंक कवर होते हैं, तो उनके बारे में आपको चेक करना होगा। उनसे रिलेटेड बहुत चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि कोई स्कीम किसी ने अच्छी लॉन्च की, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, सोशल बेनिफिट से रिलेटेड कोई स्कीम अगर बैंक ने की है लॉन्च, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लास्ट ईयर बैंक से रिलेटेड करीबन करीबन मेरे हिसाब से जितना मैं याद कर पा रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन थे जो कि बैंक से ही रिलेटेड थे कि ये स्कीम किसने लॉन्च की है, इस बैंक ने कौन सी स्कीम अभी लॉन्च की है। ऐसे 5 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 40। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना होगा। अदर टाइप ऑफ बैंक में पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक आ जाते हैं। इसमें आपको इन बैंकों के बारे में, इनकी कब फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, इनकी रूल रेगुलेशंस क्या हैं, वो आपको देखनी होंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है हिस्ट्री ऑफ बैंक्स, ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्योंकि आप सभी लोग किसी न किसी रूप में बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको इसकी अच्छी नॉलेज होगी, लेकिन इसके बाद भी आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग, हिस्ट्री ऑफ बैंक एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स की बैंकिंग में कैसे मर्जर हुए हैं, कैसे कंसोलिडेशन हुए हैं, मर्जर्स इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, ये मैंने अभी बता ही दिया आपको कि ये रिफॉर्म्स में ही आते हैं बेसिकली। इसके बारे में आपको देखना होगा। इसके बाद हम आ जाएं मेजर कमिटीज़ एंड स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन बैंकिंग सेक्टर। तो जब से बैंकिंग सेक्टर बना है उसके बाद से बहुत सारी कमिटीज़ जो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए बनी हैं, उससे रिलेटेड सभी कमिटीज़ की आपको इसमें तैयारी करनी होगी, उनके बारे में जानना होगा। स्कीम्स बहुत सारी हैं जो बैंकिंग सेक्टर में अभी लास्ट 4 to 5 ईयर्स में आई हैं। जो स्कीम बहुत ही पॉपुलर हैं या बहुत ही फेमस हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। और करंट सिनेरियो में जिस स्कीम के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा रही हो, वो स्कीम आप से एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। लास्ट ईयर इससे स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। इम्पोर्टेंट कोड्स यूज्ड इन बैंकिंग, ये आपको सबको पता होंगे, तो फिर भी आप इसका ये भी चेक कर लें कि ये कोड्स कितने नंबर्स के होते हैं और कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, तो इस चीज़ के बारे में कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट बैंकिंग एब्रीवेशंस। इम्पोर्टेंट बैंकिंग एब्रीवेशंस का मतलब है छोटी छोटी टर्म्स, जैसे स्विफ्ट हो गया, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आईएफएससी हो गया, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आरटीजीएस हो गया, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये जो टर्म्स हैं, इन्हीं एब्रीवेशंस की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए कि उसकी फुल फॉर्म क्या होती है और उसका क्या सिस्टम है, क्या पैटर्न है। जैसे आरटीजीएस है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, तो वो क्या है, उसमें क्या होता है। तो ये भी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था इसमें से, नेफ्ट और आरटीजीएस से रिलेटेड। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था, नेफ्ट के बारे में था वो, कि उसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट है अपना फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज़, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन। जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं हमारे बैंकिंग से रिलेटेड या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, उन सभी रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उनके फंक्शंस क्या हैं, वो कैसे काम करती हैं, कब एस्टेब्लिश हुई थी, क्यों उन्हें एस्टेब्लिश किया गया था, किस कमेटी के द्वारा उन्हें एस्टेब्लिश किया गया था, ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इससे 1 से 2 क्वेश्चन एवरी ईयर बनते ही बनते हैं। ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन हैं जिनके बारे में पिछले पेपर्स में पूछा गया है, उनको कंबाइन करके यहाँ पे आपको दे दिया है। तो इनके बारे में आप स्पेशली थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके प्रिपेयर कर लें। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या होती हैं और आपको इसमें कैसे ये रेटिंग्स दी जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो है अपना फाइनेंशियल मार्केट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड दियर इंस्ट्रूमेंट। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन थे इससे फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था वो ये था
कि जो टर्म है ये किसके साथ में रिलेटेड है, मनी मार्केट के साथ में, कैपिटल मार्केट के साथ में या बैंकिंग के साथ में। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट हम आ जाएं तो ऑल अबाउट द DICGC, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंकिंग में डिपॉजिट्स पे आपको इंश्योरेंस गारंटी प्रोवाइड करती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि ये हॉट टॉपिक में है और लास्ट ईयर इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द इनिशिएटिव लॉन्च टू अचीव इट। ये हर साल इम्पोर्टेंट पार्ट हो रहा है पेपर का और इससे 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं एवरी ईयर। लास्ट ईयर भी फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ 2 क्वेश्चन थे जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड थे। ऑल अबाउट द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे बहुत फोकस है गवर्नमेंट का और बैंकों पे भी इसमें रेगुलर इस पे गाइडलाइंस आती रहती हैं, तो इसके बारे में आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद में आता है जो कि आजकल सबसे बड़ी समस्या है बैंकिंग सेक्टर की, NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, बैड लोन्स प्रोविजनिंग। ये हाल में बहुत ही बड़ा इशू है बैंकिंग के लिए, तो ये आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसके चलते PCA भी बैंकों पे लागू किया गया है, तो वो यहाँ है टॉपिक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो ये क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है और इससे क्या क्या इफ़ेक्ट होता है उस बैंक पे जिसको अंडर PCA रखा जाता है, तो ये आप चेक कर लें। बैड लोन्स और प्रोविजनिंग, बैड लोन्स क्या होते हैं, लोन कौन से होते हैं जो बैड हो जाते हैं, उसकी प्रोविजनिंग कैसे करता है बैंक, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक सरफेसी एक्ट है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया था 2002 में, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो लोन हैं बैड लोन्स उनको कैसे रिकंस्ट्रक्ट करती हैं या उसको कैसे रिकवरी में हेल्प करती हैं, ये इसके आपको इसमें मिलेगा। रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या रिस्क हैं इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में आ जाता है हमारा ऑल अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके जितने भी प्रोडक्ट ये लॉन्च किए हैं इन्होंने, उन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में आप एक बार ओवरव्यू ले लें। जैसे भीम ऐप है, उसके बाद में UPI है, तो इसमें क्या होता है, इनका फुल फॉर्म क्या है, ये कैसे काम करते हैं। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था उसमें लिमिट पूछी गई थी कि अगर आपको ऑनलाइन UPI से, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है बट ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट से ये पेमेंट करनी है तो उसकी लिमिट कितनी है। तो ये इम्पोर्टेंट सेक्टर है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन को रिलेटेड। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 एंड NBFC ओम्बड्समैन स्कीम। ओम्बड्समैन क्या होता है, ओम्बड्समैन कैसे काम करता है, ओम्बड्समैन में आप कंप्लेंट करते हैं वो कैसे होती है, कितने दिन में उसका निस्तारण होता है, उसके बाद में आप री अपील कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर लें क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था बैंकिंग ओम्बड्समैन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ADB जिसे कहते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया जिनसे बहुत सा लोन, हाँ, इन ऑर्गेनाइजेशन से जो जो लोन हमारी गवर्नमेंट लेती है उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो लोन किस स्टेट को या किस पर्पज़ से दिया गया है। तो इस चीज़ की भी प्रिपरेशन आप कर लें। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, किस रीज़न से एस्टेब्लिश हुई थी, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो ये आपका सिलेबस था जिस पे आज हमने डिस्कस किया है। ये सिलेबस नहीं है, बेसिकली सिलेबस तो स्टैटिक बैंकिंग और करंट एंड
करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस लास्ट 6 मंथ यही होता है, इतना सही होता है। इसको मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको चीज़ें बताई हैं कि आपको ये इन इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना होगा। स्टैटिक बैंकिंग के लिए जो पीडीएफ होगी वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा ताकि आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में ये जितनी भी पीडीएफ्स या लिंक्स हैं वो सारे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो रहने वाला है फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए स्टडी मटेरियल। मेरे पास में फीडबैक्स आ रहे थे कि सर आप स्टडी मटेरियल बता दीजिए या आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों मैं स्टडी मटेरियल आपको पूरा दे सकता हूँ। इतना स्टडी मटेरियल है कि आप लोग उसकी प्रिपरेशन अगर करना स्टार्ट करेंगे तो आपको 1.5 से 2 साल लग जाएगा उस पूरे स्टडी मटेरियल को कंप्लीट करने में। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ऐसे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूं। मैं आपको वही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा जिसकी प्रिपरेशन आप 6 मंथ में कर पाएंगे, आप उससे अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाएंगे और आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस या किसी भी सब्जेक्ट में उतने मार्क्स आएंगे जितने आपको रिक्वायर्ड होंगे सिलेक्शन के लिए। तो इसीलिए मैं अभी बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस का स्टडी मटेरियल, किसी भी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल अभी आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, सब कुछ आपको दूंगा जो आपको रिक्वायर्ड होगा। बस आप बने रहिए चैनल के साथ में, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई कंटेंट है जो आपके काम आ सकता है या आपकी हेल्प कर सकता है प्रिपरेशन करने में या बेस्ट हेल्प कर सकता है प्रिपरेशन करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले उससे, और आप चैनल को शेयर भी करें, वीडियोस को भी शेयर करें ताकि और भी आपके जो दोस्त हैं या लोगों को इससे हेल्प मिल पाए और वो भी अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ में जुड़ के कर सकें। तो इसी के साथ में आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।